यूएससीपीए लेक्चर 1 इन्वेंटरी वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम इसके ना फंडामेंटल्स को समझेंगे कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी है। जैसे नाम है वैल्यूएशन, तो देखिए एक तो होती है रिकॉर्ड कीपिंग, कि आप इन्वेंटरी का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, और एक होती है उसकी वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड एक अलग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इन्वेंटरी को जो मेंटेन किया जाता है वो दो तरीके से मेंटेन किया जाता है। स्टॉक टेकिंग जो होती है, स्टॉक रजिस्टर बनाए जाते हैं। एक होता है परपेचुअल सिस्टम, और एक होता है पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में सबसे बड़ा डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा कि सर परपेचुअल सिस्टम में तो क्या होता है, रियल टाइम स्टॉक मेंटेन होता है। ईच परचेस और सेल के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर एंड में एक पर्टिकुलर, हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन मंथली स्टॉक को टेकिंग करती हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्वार्टरली करती हो, हाफ ईयरली करती हो, ईयर। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर फिक्स डेट पे जनरली पीरियड एंड में क्या करते हैं, फिजिकल काउंट करते। तो पीरियोडिक सिस्टम में रिकॉर्ड कभी मेंटेन नहीं किया जाता, मतलब आपको रियल टाइम डेटा मेंटेन नहीं होगा। आप क्या करेंगे, साल भर जो भी आपने ओपनिंग स्टॉक है ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेस करेंगे, तो एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच यहाँ पर फॉलो की जाती है। जैसे आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आया सर, पीरियोडिक में। तो लास्ट ईयर का जो स्टॉक पड़ा था उसको आपने फिजिकली काउंट कर लिया या लिख दिया। ऐड आपने परचेस डिपार्टमेंट से बोला कि साल भर में जो भी परचेस हुई है, जो भी परचेस आपने की है, वो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। आप क्या कर देंगे, परचेस यहाँ आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपने ऐड कर दी, और आप ईयर के एंड में जाकर स्टॉक को फिजिकल काउंट करके आए। फिजिकल काउंट के बेसिस पर आपने एंडिंग इन्वेंटरी लिख दी। तो यहाँ फिजिकल काउंट के साथ में आपने क्या किया, एंड की इन्वेंटरी को माइनस कर दिया जो भी आपके पास था। तो ये जो आ जाएगा ओपनिंग प्लस परचेस माइनस एंड, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा पीरियड एंड में। तो ओपनिंग स्टॉक परचेस का डेटा आपके पास होगा, बीच का डिफरेंस हमने क्या मान लिया कि जो भी माल है वो बेच दिया। तो इसका नुकसान क्या है, डिस्क्रिपेंसीज को आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी थोड़ी कि सारा माल आपने बेच ही दिया, कुछ चोरी भी हो सकता है, लेकिन अजम्पशन है कि बाकी सारा माल क्या हमने बेच दिया। तो यहाँ पर फिजिकल काउंटिंग होती है, रियल टाइम डेटा मेंटेन नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम। तो इस मेथड का नुकसान है कि आपके पास, तो जनरल एंट्री यहाँ पे दोनों में डिफरेंट होती है। यहाँ पर आप जब कभी भी जनरल एंट्री पास करते हैं तो क्या करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, टू अकाउंट्स पेबल, ये आपने कर दिया। लेकिन जब आप पीरियोडिक में बात करें, परपेचुअल में सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक स्टॉक रजिस्टर होगा। आपने पास ओपनिंग स्टॉक है, उसमें आप सपोज दैट 1 जनवरी साल की शुरुआत है, उसमें फिर आपने 2 जनवरी को परचेज़ किया, इसको आपने यहाँ पे मेंटेन कर लिया कितनी यूनिट परचेस। फिर आपने सर 2 जनवरी में से कुछ माल आपने क्या करा है, यूज़ कर लिया प्रोडक्शन के लिए, सेल कर दिया अगली डेट में, तो 030129। तो यहाँ से आप क्या माइनस कर देंगे, COGS। तो यहाँ पे जनरल एंट्री थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पे जब आप गुड्स को बाय करेंगे ना,
तो आप सीधे उसको इन्वेंटरी में डालेंगे, क्योंकि आप रियल टाइम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। तो इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल, ये आपने डाल दिया। अब सपोज दैट आपने माल खरीदा था 50,000 का, पहले से पड़ा था लेट से, और आपने फिर 1,75,000 का और ख़रीद लिया, ये 2,25 हो गया। इस 2,25 में से आपने कुछ माल को बेच दिया, 2,25 में से लेट से आपने 1,25 का माल बेच दिया, तो ये आपके पास क्लोजिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब आपने गुड सेल किया ना, इस डेट पर आप एक जनरल एंट्री और पास करेंगे। क्या पास करना चाहिए? COGS टू इन्वेंटरी। 3 जनवरी को क्या एंट्री होना चाहिए, सोचो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंटरी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब माल बेच दिया तो वो COGS में ट्रांसफर कर देंगे। टू इन्वेंटरी। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पे सारा माल आप परचेस करके लेकर आए, सारा माल कहां पड़ा हुआ परचेस में, और जब ईयर एंड में आपने काउंट किया कि सर ये हमारे पास लेट से 50,000 का माल पड़ा हुआ था और हमने ड्यूरिंग द ईयर 1,75 का खरीदा, ये 2,25 का हो गया, फिजिकल काउंट किया उस दिन हमने, वैल्यूएशन किया उस दिन 75 का माल पड़ा हुआ है, इसका मतलब बाकी कहाँ चला गया, बेच दिया। तो ये जो 150 का बेच दिया है, तो अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो आप क्या करेंगे, COGS अकाउंट डेबिट, और जो बचा हुआ है उसको इन्वेंटरी में ट्रांसफर कर देंगे। और 2 क्या कर देंगे, तो COGS में सर 1.5 लाख चला गया, 50 हम काउंट करके आए थे 75, और पूरा 2,25 पुराना और वो सब मिला के, बाकी हम क्या कर देंगे, 2,25 को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप ईयर एंड पर काउंट करते हैं, ये मैं ओपनिंग 0 लिख ले रहा हूँ ताकि वो सही हो जाए ना, इसको 2,25 कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब सही रहेगा। तो परचेस आपने की 2,25 पूरी, यहाँ पे आपने 2,25 डाल दिया, परचेस में डाल दिया, और जब आपने ईयर एंड में काउंट किया तो जितना माल आपने COGS में था COGS में ट्रांसफर कर दिया, बाकी इन्वेंटरी में ट्रांसफर कर दिया, और परचेस को आपने क्या कर दिया, कम कर। तो ये दोनों मेथड का एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, परपेचुअल और पीरियोडिक। पीरियोडिक में हम किसी पीरियड के एंड में जाकर क्या करते हैं, स्टॉक को वैल्यू करते हैं, लेकिन परपेचुअल में हमारे पास रियल टाइम डेटा मेंटेन होता है। अब सर परपेचुअल और पीरियोडिक में डिफरेंस तो हमको समझ में आ गया। तो यहां पर आपके पास हर डेट के ऊपर स्टॉक पड़ता होगा, और यहां आपको कभी भी ऑल टाइम रियल टाइम डेटा नहीं पता है। इस मेथड का एक और अच्छा एग्जांपल हम स्टॉक वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड के थ्रू समझने वाले हैं। तो जब हम स्टॉक वैल्यूएशन की बहुत सारी मेथड को समझने वाले हैं, तो सबसे पहली मेथड का नाम हम आज ले रहे हैं स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। तो जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, सो स्टॉक की वैल्यूएशन की बहुत सारी मेथड हैं, जैसे कि फीफो, लीफो, अभी वेटेड एवरेज भी होती है। हम अभी 2 मेथड को पहले डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि परपेचुअल और पीरियोडिक में इसके कारण इंपैक्ट आता है। अभी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बनाऊंगा और फिर मैं आपको दोनों मेथड समझाने वाला हूं। आपने होप सो ये मेथड समझी होगी। किसी ने हैंड रेस किया है? हाँ आशिम बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर जो लास्ट आपने एंट्री करी है वो समझ नहीं आई, आपने जो एंट्री करी। कौन सी एंट्री समझ में नहीं आई? सर ये जो COGS अकाउंट डेबिटेड 1,50,000। COGS 1,50,000 हमने इसलिए डेबिट किया कि हमने क्या करा यहाँ पे,
2,25,000 का गुड्स परचेज किया, उसमें से 75,000 हमारे पास बच गया, तो कितना माल हमने बेच दिया है? 225 में से 75 जाएंगे, तो मैंने कैलकुलेशन सही किया है ना? ये 1.5 लाख का माल क्या है, बेच दिया। तो COGS कहाँ जाता है? COGS इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होता है, तो हमने COGS को डेबिट कर दिया और एंडिंग इन्वेंटरी को 75,000 को डेबिट कर दिया और परचेस को हमने पूरा क्रेडिट कर दिया। टोटल परचेस कितनी थी हमारी? 2,25,000। अभी कोई दिक्कत समझने में? सर परचेजेस को क्रेडिट क्यों करेंगे सर, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। अभी आप है ना बेटा, वो क्योंकि बीकॉम स्टूडेंट के हिसाब से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? US गैप। परचेस को इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि परचेस हमने हमारी बुक से ख़त्म कर दी ना। जो परचेस थी वो जिसमें से जितना माल बेच दिया था वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर दिया, और इन्वेंटरी जो हमारे पास कहाँ आती है? बैलेंस शीट में आती है। तो ये हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दी और इसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? इनकम स्टेटमेंट। हम इंडियन स्टूडेंट, आप ट्रेडिंग अकाउंट जानते होंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप ये करते थे? जी सर। आप क्या करते थे? यहाँ लिखते थे परचेस, यहाँ लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखते थे परचेस, और यहाँ लिखते थे आप उससे भी COGS ही कैलकुलेट होता हाँ, है। उससे भी वही होता है। सर आपने ये जो एंट्री लिखी है क्लोजिंग एंट्री है ना? हम्म, सर ये जो आपने एंट्री लिखी है हाँ क्लोजिंग है। क्लोजिंग है ना? हाँ, ये हम ईयर एंड पे एंट्री कर रहे हैं, हाँ तो फिर तो क्रेडिट ही आएगा फिर तो। और ईयर एंड पे हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। क्लोज कर रहे हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक। अब हम देखो है ना, इस पर्टिकुलर सिलेबस को बीकॉम स्टूडेंट के हिसाब से आप एक मैच्योर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ें नहीं बताई। आई होप कि आपको इतना पता होगा कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सेल्स, और यहाँ लिखते हैं तो फिर यह आता है ग्रॉस प्रॉफिट। जी सर। अब सेल्स माइनस GP करेंगे तो भी COGS आएगा, ओपनिंग प्लस परचेस करेंगे माइनस करेंगे। लेकिन ये सारी बातें हम लोग किस में बताते हैं? बेसिक फंडामेंटल क्लासेस में, जिन बच्चों के बेसिक्स ठीक नहीं होते। इसलिए मैं बोलता हूँ जिसको बेसिक क्लासेस में दिक्कत आ रही है चीज़ों को समझने में, वो पहले हमारे बेसिक फंडामेंटल की क्लासेस ले। लेकिन यहाँ हम एक CPA करिकुलम को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमें थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ता है, इसलिए इन चीज़ों को मैं यहाँ पर कवर नहीं कर सकता। आई कैन, मतलब मैं यहाँ इसको यूज़ कर सकता हूँ, बट उतना इसका रिलेवेंस यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हमने। तो ये जो एंट्री है ये कब आप पास करेंगे? ईयर एंड में। तो आप अगर यहाँ पर इसको, हम थोड़ा सा लीक से डाइवर्ट हो रहे हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखूँ, इम्पैक्ट वही आएगा, अल्टीमेटली COGS आपका वही निकलने वाला है। चलिए, तो हम अभी बढ़ रहे हैं स्टॉक वैल्यूएशन को हम समझने जा रहे हैं। सो स्टॉक वैल्यूएशन की वैसे बहुत सारी मेथड हैं। मूविंग एवरेज मेथड भी आप सीखेंगे, सिंपल एवरेज भी आप सीखने वाले, फीफो भी सीखने वाले, लीफो भी। लेकिन आज के लेक्चर में मैंने आपको फीफो और लीफो को समझाना है, क्योंकि इसके कारण हमारी परपेचुअल और पीरियोडिक में इम्पैक्ट आता है। तो फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब हम क्या करते हैं कि जो ओल्ड माल है, पुराना गुड्स है, उसको क्या करते हैं? पहले बेच देते हैं और फ्रेश माल हमारे पास पड़ा रहता है। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पुराना माल हमेशा पड़ा हुआ है और ताज़ा माल बेच रहे हैं, ये हमारा लीफो है। सर ये सिंपल सी बात तो हमने ग्रेजुएशन लेवल पर, और इवन कई बच्चों ने तो 12th लेवल पर भी समझ ली होती, बीकॉम में सभी लोग कवर कर लेते हैं इस बात को। लेकिन US CPA में यहाँ पे क्या डिफरेंट एनालिसिस है उसको हमने समझना है, और मैं इसको पीरियोडिकल और परपेचुअल से आपको समझाऊंगा। तो आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत टेक्निकल होने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या फीफो लिखा हमने बीकॉम में पढ़ा, नहीं। अब आप देखो यहाँ पे एनालिसिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फीफो को समझ रहे हैं और एक एग्जाम्पल बना रहे हैं हम। तो सभी लोग साइलेंटली इसको पहले इस चीज़ों को समझेंगे। मैं आपको डाउट का मौका दूंगा, आपको मैं पॉज करूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, बहुत सारे बच्चे इसको रिकॉर्डेड भी देखते हैं। सो आप लोगों को जब भी डाउट में आपको, तो मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, मैं आप लोगों, लेकिन अभी बहुत टेक्निकल पार्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल बना रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक, सपोज दैट मेरे पास 1 जनवरी को कुछ यूनिट्स पड़ी थी,
1000 यूनिट्स पड़ी थी और पर यूनिट की जो प्राइस है वो लेट से मेरे पास 10 थी। फिर मैंने 2 जनवरी को और कुछ गुड्स खरीद लिया, 1500 यूनिट खरीदी मैंने 12 रुपीज़ के हिसाब से। फिर मैंने 3 जनवरी को और ख़रीद ली 15 रुपये के हिसाब से। मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 जनवरी को कुछ यूनिट्स बेच दी। मैं यहाँ माइनस में लिख रहा हूँ उसको। लेट से मैंने जो बेची है वो मैंने 2700 यूनिट बेच दी। अब मुझे फीफो के हिसाब से स्टॉक वैल्यूएशन करना है। क्या आप सभी में से कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा फीफो के हिसाब से क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी? फिर हम कुछ एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। तो फीफो क्या बोलता है कि आपके पास फ्रेश माल पड़ा हुआ है, फ्रेश माल पड़ा हुआ। इसका मतलब सर सबसे पहले देखिए तो टोटल परचेस कितनी थी हमारे पास, पुरानी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 1000 प्लस 1500 हमने खरीदा माइनस 2000 प्लस 2000 खरीदा, तो टोटल हमारे पास 4500 थी। उसमें से हमने बेच कितना दिया 27। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है 18। तो 4500 माइनस 27 1800। तो हम क्या मान के चलते हैं कि फ्रेश माल पड़ा हुआ होगा हमारे पास, ये वाला बचा होगा ना फ्रेश माल। फीफो का मतलब क्या है ये बचा Yes. कि जो सबसे लास्ट में आया, तो सीधे वैल्यूएशन कर दें इसको इससे मल्टीप्लाई 15 के हिसाब से, तो हमारे स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो में आ गया 27,000 इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे किसी को कोई दिक्कत समझने में कि सर ये कैसे निकला? आई डोंट थिंक सो को किसी को दिक्कत आनी चाहिए। सर टोटल 1000 2500 4500 में से 2700 बेच दिया, 1800 पड़ा, और हम मान के चलते फ्रेश माल तो ताज़ा यही आया है ना, सबसे लास्ट में ये पड़ा हुआ है, तो 1800 इंटू 1500। अब यहाँ पर एनालिसिस शुरू करते हैं। अब हम इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आप मुझे बताइए यहाँ पर आपको प्राइसिंग कैसे दिख रही है? इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रही है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रही है? इंक्रीज दिख रहा है ना, इंक्रीज। इंक्रीजिंग सर। चलिए ये तो फीफो किया, ये फीफो था, ये लिख देते। अब इसी स्टॉक को लाइफो के हिसाब से मेंटेन करते हैं। लीफो क्या बोलता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि हमारे पास जो भी फ्रेश माल होता है वो पहले बेच देते हैं और पुराना माल हमेशा पड़ा रहता है, ऐसा मान के चलते हैं, अजम्पशन है। तो लीफो के हिसाब से हमारे पास कौन कौन से स्टॉक पड़ा होगा? 2 तारीख वाला और ये 1 तारीख वाला। 1 तारीख वाला 1000 और 2 तारीख वाला यहाँ पे 1000 ये पड़ा होगा और 800 ये पड़ा होगा, है ना? तो 1000 इंटू 10,000 और ये 12 से मल्टीप्लाई, है ना, और 800 हमारा कौन सा पड़ा होगा? ये 12 से। तो ये हमने स्टॉक का वैल्यूएशन करना है 10,000 और 96। तो यहाँ पर स्टॉक आया है 19,600 और यहाँ पे जो स्टॉक आया है कहाँ पर ज्यादा दिख रहा है आपको? फीफो में। तो फीफो में ज्यादा दिख रहा है ना, ये लीफ। तो हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर प्राइसिंग हमारी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, अगर जो प्राइसिंग है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो फीफो मेथड का जो प्रॉफिट है, फीफो प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर देन लीफो आएगा। ये बात कितने बच्चों को नहीं समझ में आई? फीफो का प्रॉफिट लीफो से हमेशा ज्यादा आएगा। सर ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में तो उतना ही आ रहा है सर, लेकिन प्राइस में, वैल्यूएशन में, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर फीफो मेथड को फॉलो किया जाता और प्राइसिंग अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड लिखते हैं आप। यहाँ पर आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 27,000 और यहाँ पर आपने क्या लिखा है
19,600। 19,600। सो फीफो में प्रॉफिट क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। दूसरी बात, हम्म। अगर ये उल्टा होता, प्राइसिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में होती, 15, 12 और 10, तो स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। दिखता है यहाँ पे स्टॉक का वैल्यूएशन कितना हो जाता है डिक्रीजिंग ट्रेंड में? सर 18,000 1800 1000, इंटू 18,000। 10, 18,000 है ना, ये 18,000 आ गया, ये 18। और सर लाइफो में क्या करते हैं हम, तो लाइफो में पुराना माल पड़ा हुआ होता है ना, तो 15 वाला ये पड़ा होगा और 800 ये वाला 15,000 पड़ा होगा, और 12 तो 15,000 तो वो हो गया और 12 8 96 है ना, 5,000 से बढ़ जाता था। कितना हो गया, 24,000। कितना कैलकुलेट किया? 24,000 24,600 24,600। तो आप अब देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक कितना है 24,600 और यहाँ पे कितना है 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर प्राइस क्या हो डिक्रीज हो तो तो जो लाइफो का प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा। तो ये तो सर स्टॉक के बारे में प्रॉफिट के पर पूछ लें, तो इसका मतलब हम ये सर हर केस में थोड़ी होगा ऐसा, हम्म, हर केस में थोड़ी होगा ऐसा। हर केस में कैसा, मैंने हर केस में तो बोला ही नहीं मैंने। नहीं, आपने जो लिखा है ना, ये लिफो का जो अप डाउन मैंने वाला लिखा है, ये मैंने ये यहाँ लिखा है, हमने- ये डाउन में लिखा है ना, हाँ ये इंक्रीज में लिखा है, हाँ, हर केस में कहाँ लिखा है मैंने? नहीं, ऊपर जो हम अगर उसको रेट को ऊपर नीचे कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अरे तो रेट को ऊपर नीचे क्यों करेंगे, मैंने तो आपको मैंने खुद ही तो एक सेकंड, मैंने क्या रेट को ऊपर नीचे करने की बात करी यहाँ पे? अरे मैंने क्या यहाँ पे रेट को ऊपर नीचे करने की बात करी? मैंने क्या बोला, ट्रेंड बताया ना मैंने। मैंने क्या ये बोला हर केस में होगा? मैंने नहीं। क्या बोला, यहाँ क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। इंक्रीज। मैंने ये वर्ड बोला कि नहीं, इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड। मैंने यहाँ Okay. फ्लक्चुएशन तो नहीं बोला ना, मैंने क्या यहाँ पे फ्लक्चुएशन लिखा है? नहीं, जब मैंने जो चीज़ लिखी ही नहीं तो फिर मैं उसको आपको, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा। मैं जब बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग ट्रेंड तो आपको हाँ। उसका मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड निकाल। आप ऐसा क्यों मतलब निकाल रहे हैं कि 15 की जगह सर ये 16 हो गया और ये वापस से 10 हो गया, तो ये कोई ट्रेंड है क्या? ट्रेंड का क्या मतलब होता है? एक ही डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। चलिए ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हम कहाँ थे? तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक बात लिखें, फीफो, अगर हम प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो फीफो में जो प्रॉफिट आएगा वो मोर देन कैसे आएगा, लीफो से आएगा। कब आएगा? इंक्रीज जब प्राइस Increasing. कैसे हो, इंक्रीज इंक्रीज ट्रेंड में। ये लिख दिया है मैंने, फीफो से ज़्यादा आएगा, लीफो से ज़्यादा आएगा प्रॉफिट इंक्रीज ट्रेंड में। और अगर इसका वाइस वर्सा कर ले तो इस कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि COGS किस कंडीशन में ज़्यादा आएगा, जब प्राइस इंक्रीज में हो या डिक्रीज में हो। इंक्रीज में अगर मैं भी लीफो की बात, फीफो की बात कर रहा हूँ तो फीफो के कॉन्टेक्स्ट में, अगर प्राइस इंक्रीज है तो मेरा जो COGS है वो लीफो के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या आने वाला है, लोअर आएगा कि हायर आएगा? कम आएगा प्राइस अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में बेटा ज़्यादा आएगा तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? सर अगर एक्सक्यूज मी सर, बेटा आप लोग इतना डिस्टर्ब कर रहे हो कि फिर मुझे, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है COGS लोअर आएगा। सिंपल रीज़न है, अगर स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, कौन से स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है COGS तो कम आएगा ना यार। COGS क्या है? एक्सपेंसेस है, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा लिखे होंगे तो प्रॉफिट तो कम आ नहीं सकता, प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं आ सकता ना। आपको ये सोचना है कि फीफो के मेथड में अगर प्राइस इंक्रीज होती है
प्राइस इंक्रीज होती है सो आपका प्रॉफिट क्या आता है, ज़्यादा आता है। सिंपल रीज़न क्यों ज़्यादा आता है सर, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक की जो वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, और जहाँ पे स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे COGS ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। सिंपल रीज़न, क्यों कम होगा सर, इसको देखो ना, यहाँ पे आपने जब प्राइस आपकी बढ़ रही थी 10, 12 और 15, 10, 12, 15, तो आपने क्या माना कि ये पुराना वाला बेचा है ना, पुराना वाला बेचा तो पुराना कम प्राइस पे बेचा माना है, लोएस्ट प्राइस पे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो COGS क्या होगा, लोअर होगा। अब किसी ने, जिसने चैट पे लिखा, एक एक करके पूछा जाता है, व्हेन द इंक्रीज इन प्रॉफिट अंडर FIFO विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट ट्रेंड। अब आप क्या लिख रहे हो उसमें, प्रॉफिट ट्रेंड कैसे इंक्रीज हो सकता है विद द इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्राइस ट्रेंड लिखो उसको, प्राइस। व्हेन इंक्रीज इन द प्रॉफिट अंडर FIFO विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट ट्रेंड then the COGS will be lower since profit and COGS adversely related। हाँ सही तो बात है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, सिंपल मैं आपको कितने लेमन टर्म में लिख रहा हूँ कि अगर इनवर्सली ना प्राइस बढ़ रही है, प्राइस कहाँ जा रही है, इंक्रीज हो रही है, सो जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू जो होगी वो मोर देन COGS होगी, क्योंकि COGS हम कम प्राइस वाला माल बेच रहे हैं, ये इसका लॉजिक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर ये समझना है कि अगर प्रॉफिट, अगर FIFO मेथड में प्रॉफिट कब ज़्यादा आता है, जब प्राइस बढ़ रही है, और LIFO मेथड में कब आएगा, जब प्राइस कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है सर। कम हो रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको डीप में सोचना पड़ेगा। आप अपने लेवल पर भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, आपको अपने लेवल पर भी एग्जाम्पल बना के सोचना कि सर आप सोचो ना कि यार 1000 रुपये पे कोई चीज़ हमने खरीदी थी 10 यूनिट, और फिर मान के चलो प्राइस 1500 हो गई, सिर्फ फिर प्राइस 2000 हो गई। ये हमने 15 यूनिट खरीदी, ये हमने 20 यूनिट खरीदी, तो टोटल हमारे पास कितनी यूनिट है, 45 है। अब 45 में से अगर 5 पड़ी है मेरे पास, तो 5 को मैं कौन सा मान रहा हूँ, ये वाली पड़ी है ना। तो मैंने मेरी स्टॉक का वैल्यूशन कैसे किया, 5 × 2000, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। और जो मैंने COGS कौन सा माना है, ये वाला माना है कि ये वाला बेचा है, तो COGS के लिए मैंने प्राइस कौन सी ली है, 10 और 15 लिए, 20 नहीं लिए। तो COGS के लिए मैंने प्राइस क्या ली है, कम ली। तो इस तरीके से इसके प्रॉफिट के एनालिसिस को भी हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे आपको एक लिख देता हूँ, आप इसका बैठ के घर पे अपने लेवल पे एनालिसिस करना, और जब नहीं बने तो मुझसे पूछना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉफिट के ऊपर, और यहाँ हम बात कर रहे हैं COGS, प्रॉफिट। अगर हम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो FIFO का जो प्रॉफिट आएगा वो LIFO से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और अगर प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जो FIFO का प्रॉफिट होगा वो LIFO से कम होगा। और सर अगर प्रॉफिट ज़्यादा है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही तो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है COGS क्या होगा, लोअर होगा। और अगर यहाँ पर FIFO में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, मैंने FIFO में लिखा है, ये सब FIFO में लिखा हुआ है। और इसको आप अपने लेवल पर भी घर पे एक एग्जाम्पल में बना के कर सकते हो, फिर भी ना बने तो फिर मुझसे पूछो। तो ये मेथड थी हमारी FIFO और LIFO। यहाँ पर FIFO और LIFO में आई डोंट थिंक सो को किसी को समझने में कोई इशू आएगा। अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसी में,
ये और भी यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको और थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। फीफो वर्सेस लाइफो, और ये बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है सर। फीफो और लीफो में अभी आपने हमें प्रॉफिट का तो इम्पैक्ट समझा दिया, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं परपेचुअल और पीरियोडिक में। सर परपेचुअल और पीरियोडिक में हमने अभी समझा सर, परपेचुअल में हम क्या करते हैं, डेली स्टॉक मेंटेन करते हैं, और पीरियोडिक में ईयर एंड में मेंटेन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना रहा हूँ, दोनों में आपको एनालिसिस समझाऊंगा, क्योंकि ये एनालिसिस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार एमसीक्यू आएंगे तो आपको ये लॉजिक अगर क्लियर नहीं होगा तो आपके आंसर गलत हो जाएगा। तो पेशेंस के साथ समझना है। पहले मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 1000 यूनिट पड़ी हुई है, ये यूनिट में लिख लिया मैंने, और ये प्राइस पर यूनिट ये 10 रुपीज़ मेरे पास 10 का पड़ा हुआ। सर मैंने फिर परचेज करी 1500 यूनिट 12 रुपये में, ठीक है सर। मैंने यहाँ पे सेल कर दी, सेल मैंने कर दी लेट से 2200 यूनिट, फिर मैंने परचेज कर ली 2500 यूनिट, फिर परचेज कर ली, और ये मैंने 15 में कर ली। तो अभी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, 27 तो यहाँ पर सर हम 2200 सबसे पहले 27 1000 प्लस 1500 परचेज के परचेज को पहले जोड़ लेते हैं। ये परचेज को हमने जोड़ लिया ना, ये हमारी टोटल परचेज आई है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ परचेज सर, 2500 और 2500 हो गई परचेज। अब यहाँ पर टोटल सेल लिख लिया मैंने, सेल कितनी है 2200। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सर बचेगा 5000। बहुत माइन्यूट से कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत लॉजिकली समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे डेट भी लिख दे रहा हूँ साथ में, है ना, ताकि आपको ये हमने परचेज करी 1 जनवरी को, फिर हमने ये 5 जनवरी ले लिया हमने, है ना, और हमने मान के चलो फिर ये 28 जनवरी को सेल कर दिया, और फिर हमने 31 जनवरी को, हम ईयर 1 मंथ का बना रहे हैं स्टॉक, ठीक है, 31 जनवरी को हमने परचेस करी। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं यहाँ पर दोनों मेथड से पहले लाइफो का एग्जांपल ले रहा हूँ। लाइफो बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना पड़ेगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक मेथड। तो पीरियोडिक मेथड मुझे बताइए, आप लोग अपने लेवल पर कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि पीरियोडिक मेथड में आपका स्टॉक का वैल्यूएशन कितना आता है। अपने अपने लेवल पे कैलकुलेट कीजिए, ये सामने क्वेश्चन है आपके। पीरियोडिक मेथड छोटा सा एग्जांपल बनाया, ज़्यादा लंबा नहीं बनाया। लाइफो मेथड, अभी लीफो की बात करिए। 28,000 कितना आया इश? 28,000 4000 28,000 48,000 28 सर 28 अच्छा 20, वो आवाज़ कम आ रही, 28,000 ठीक है। आपके हिसाब से 20 एक बार चेक कर लेते हैं। हमने लाइफो में बोला सर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 2800 पड़ा हुआ है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि पुराना वाला पड़ा हुआ है। लीफो में आप क्या अजम्पशन करते हो कि ये वाले दोनों स्टॉक पड़े होंगे ना, लीफो में यही अज्यूम करोगे ना। आपने अगर 2200 सेल किया है तो ताज़ा माल नहीं पड़ा होता, पुराना माल पड़ा हुआ था, यही आप अजम्पशन लेते हो ना। तो सर 1000, तो यहाँ पे 1000 तो ये पड़ा होगा, 1500 वो भी पड़ा होगा, वो पुराना वाला 5 जनवरी, और ताजे में से कितना पड़ा होगा 300
300 है ना, तो यहाँ पे हम प्राइस लिख रहे हैं 10, इसकी 12 और इसकी एक्सक्यूज मी सर, नहीं सर हमने सेल पहले किया है सर, ये सेल डेट्स में फर्क है सर। अरे बस मेरे को यही तो समझ नहीं, आप लोगों को मैं पेशेंस नहीं है यार, पूरा लेक्चर आप। चलिए तो हम अभी उसका वैल्यूशन कर रहे हैं 1000 इंटू 10, 10,000, 1500 इंटू 12, 4.5। थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये क्लोजिंग कोई टीचर समझा रहा तो कुछ लॉजिक से ही तो समझा रहा होगा वो। अब मैं चीज़ों को उड़ाना पसंद नहीं करता हूँ, बट अगर बच्चे अगर इतने ज़्यादा वो हो जाएंगे तो फिर टीचर भी बेचारा क्या करेगा बताओ। अभी यहाँ पे हमने निकाला, कहीं गलती तो नहीं है मल्टीप्लाई में, इससे क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन पूरा लैप्स हो जाता है। 1000 इंटू 10, 10,000, 1500 इंटू 12, 18,000, 300 इंटू 15। तो ये हमने बात करी पीरियोडिक में। मैंने आपको लिखा है ना पीरियोडिक में हमारी मेथड क्या होती है, हम क्या करते हैं, फिजिकली काउंट करते हैं। तो हमने जाके फिजिकली काउंट किया कि हमारे पास माल कितना पड़ा हुआ है, 32,500। ये पीरियोडिक मेथड है, ये पीरियोडिक में ऐसे ही करते हैं कि साल भर में जो भी परचेस आई आपने उठा के उसको काउंट कर ली। लेकिन परपेक्चुअल में आपके पास एवरीडे स्टॉक होता, तो आप परपेक्चुअल समझिए। तो परपेक्चुअल में हम स्टॉक का रजिस्टर बनाएंगे। यहां मैं लिख रहा हूं डेट। तो सबसे पहले मेरी कौन सी डेट थी यहां पे, 01। तो यहां मैं लिख रहा हूं परचेस, यहां लिख रहा हूं मैं, है ना। तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था, ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 1000। ठीक है सर, यहाँ मैं डाल देता हूँ परचेस का कॉलम, सेल का डाल देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ क्लोजिंग। ये हमारे पास परचेस था, इस दिन हमारे पास 1 तारीख को तो हमने कोई परचेस नहीं की, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ये एक डेट, ये रियल टाइम डेटा है ना, तो 1000 इंटू 10, तो ये 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है सर, 1 तारीख को आ गए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, परपेक्चुअल। तो परपेक्चुअल को हमें समझना पड़ेगा। सर अगली डेट क्या आई, 5 जनवरी। 5 जनवरी लिखेंगे सर। परचेस कितना किया हमने सर, यहाँ देखेंगे 1500 इंटू 12, तो ये 1500 और यहाँ मैंने 12 रुपये के हिसाब से रख लिया। तो अब मेरे पास इस डेट पे क्लोजिंग स्टॉक कौन सा पड़ा होगा, तो अब मैं देखो यहाँ पे 2 स्टॉक लिख रहा हूँ। एक तो मेरे पास 1000 वाला पड़ा होगा, एक मेरे पास कौन सा पड़ा होगा, 1500 वाला। तो सर 1000 वाला किस रेट से पड़ा था, 10 रुपये से। ये कितने से पड़ा था, 12 रुपये से। तो सर क्लोजिंग स्टॉक 1000 इंटू 10 प्लस 1500 इंटू 12, ये 5 तारीख की एंड में पड़ा हुआ। चलिए ठीक है सर, 28,000 का हमारे पास 5 तारीख को स्टॉक पड़ा हुआ। क्योंकि हम रियल टाइम डेटा मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, रियल टाइम, हम ईयर एंड पे, मंथ के एंड पे काउंट नहीं कर रहे। अब हम आए 28 जनवरी को। 28 जनवरी को हमने क्या किया, 2200 यूनिट को सेल कर दिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा 28 जनवरी, अब मैं यहाँ पे 28 जनवरी को सेल करते समय कितनी यूनिट बेची मैंने, कितनी बेची है, 2200। तो बस मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि सर 2200 में से हम खुद बोलते हैं कि ताज़ा माल बेचा, तो ताज़ा माल 1500 ये वाली बेची होगी कितने के हिसाब से, 12 के हिसाब से। और ये वाली कितनी बेची होगी, 700 के हिसाब से। तो 2200 बेची थी ना, तो 700 कितने के हिसाब से बेची होगी मैंने, 10 रुपये के हिसाब से। तो ये क्या निकल आया मेरा, इसको जो बेचा इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो,
कॉस्ट ऑफ गुड्स Cost of goods cost sold. अब गुड्स ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई, ये मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर COGS। ये जो, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर 5 के बाद आगे की डेट नहीं देख सकते ना, 31 जनवरी को क्या हुआ हमें आज थोड़ी पता है। परपेक्चुअल का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परपेक्चुअल मतलब रियल टाइम। अब 25, अब हमारे पास सर क्या क्या माल पड़ा होगा, कौन सा माल पड़ा होगा ये सोचना है। 310 रुपए के हिसाब तो से ताजा माल बेच दिया तो यही पड़ा है ना सर, इसमें से कितना पड़ा हुआ 300 300 इंटू 10 के हिसाब से, तो 3000 पड़ा हुआ, मतलब 28 तारीख को हमारे पास 3000 पड़ा। अब सर हम उस डेट पे आए, अब हम उस डेट पे आते हैं 31 जनवरी। सर 31 जनवरी हमने फिर से क्या किया है, परचेस किया है, कितना परचेस किया है 2500 2515 के हिसाब से यहाँ पे डाला हमने 2515 के हिसाब से। तो सर अब हमारे पास माल कौन कौन सा पड़ा, एक तो पुराना पड़ा हुआ 3000 का, तो ये पड़ा हुआ, ये निकाला है ना, प्लस 2500 इंटू 15, 15 तो हमारे पास 40,500। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर स्टॉक के वैल्यूशन की मेथड को चेंज कर दिया जाए, परपेक्चुअल और पीरियोडिक, तो लीफो में भी स्टॉक का वैल्यूशन डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि पीरियोडिक में आप डेट वाइज नहीं देखते हो कि कौन सी डेट पे परचेस करी, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। आपने उठाना है कि सर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 1000, उसमें हमने साल भर में जो परचेस करी 1500 प्लस 2500, 4000 जोड़ दिया, माइनस कर दिया कौन सा, तो ये स्टॉक जो पड़ा 2800 पड़ा है ना। 2800 में हम ये मान के चलते हैं कि पुराना ये पड़ा होगा 1000 रुपये और 1500 इसमें से पड़ा होगा 3, क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन है। तो मेथड अगर आप चेंज कर दोगे स्टॉक को प्रिपेयर करने की, पीरियोडिक से परपेक्चुअल में, तो भले ही सेम वैल्यूशन मेथड हो, क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट आ सकते हैं। ये चीज़ कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, लीफो में। लेकिन फीफो में आप चाहे पीरियोडिकल मेंटेन करो चाहे परपेक्चुअल मेंटेन करो, स्टॉक दोनों में सेम आएगा। सर प्रूफ करो, चलिए फीफो में प्रूफ करते हैं। यही क्वेश्चन को फीफो से करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन को हम फीफो से कर रहे हैं। चलिए तो पीरियोडिक, पहले पीरियोडिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा, क्योंकि हौच पोच ना हो जाए इसलिए सब हटा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को लिखे रहने दे रहा हूँ, और आप ही देखो कि दोनों में सेम आता है कि नहीं। चेक करो, आप लोग अपने लेवल पे चेक करो पहले, मैं तो करा ही दूंगा। अपने लेवल पे चेक करो कि अगर सर पीरियोडिक मेथड मेंटेन करते हैं, पीरियोडिक मेथड अंडर फीफो मेथड और परपेक्चुअल, अब करके देखो। आपके पास कैलकुलेटर कॉपी लेके आप बैठे होंगे, और फिर मैं भी करके देखता हूँ। देखिए इस दोनों में सेम आता है कि नहीं आता, चेक कीजिए। 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ। तो किसी एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 41,100, चेक कर लेते हैं, यहाँ भी साइड में लिख लेते हैं कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। तो पीरियोडिक मेथड में हम क्या करते हैं, ईयर के या मंथ के एंड में, सर मंथ के एंड में स्टॉक पता करें। सर 1000 पहले से पड़ा था, 1500 और ख़रीदा, प्लस 2500 और ख़रीदा, तो 2500 और 1500 4000 प्लस 5000 माइनस सेल कर दिया 2200। ये तो हमें पता होना चाहिए कि 2800। फीफो का अजम्पशन क्या है, ताज़ा माल पड़ा रहता है। सो ताज़ा माल कितना पड़ा रहता है सर, 2500 ये वाला पड़ा होगा, 2500 पड़ा होगा 15 के हिसाब से, और 300 कौन सा पड़ा होगा, 300 जो लेटेस्ट आया वो वाला 12 वाला है ना। तो सर स्टॉक का वैल्यूशन सिंपल है यहाँ पे, तो 2500 इंटू 15 प्लस 300 इंटू 12, तो 41,100। तो तुम्हारा पीरियोडिक मेथड में ठीक था। अब ये पीरियोडिक मेथड में सर 41,100 आया, ये स्टॉक आया। अगर मैं आपसे यहीं पे पूछ लूं कि COGS कितना होगा, तो मुझे बता पाएंगे? ये स्टॉक है ना,
COGS कैसे निकलेगी सर? सिंपल है, टोटल परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दें, ओपनिंग, अच्छा ओपनिंग भी था ना, 2400 टोटल परचेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ऐसे ही निकालते हो ना आप COGS भी? यही फॉर्मूला सिखाया ना आपको, Yes, sir. ओपनिंग प्लस परचेस माइनस माइनस क्लोज। क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS आता है सर। हम अभी है ना पर पीरियोडिक सीख रहे हैं, अभी परपेक्चुअल में भी यही COGS निकालने की कोशिश करेंगे सर, चेक करेंगे कि आता है कि नहीं सही। तो सर ओपनिंग स्टॉक कुछ दिया था क्या मैंने? यहाँ दिया था ना, हाँ 1000 इंटू 10,000 था, प्लस परचेस कितनी कितनी हुई थी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ ना, 1500 इंटू 12 2500 इंटू 15 प्लस प्लस 2500 इंटू 15 माइनस सीधे आपका कर दे रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक जो हमने निकाला था, 40 100 है ना। तो यहाँ पे मेरे को इक्वल टू लगाना पड़ेगा ना, तो ही आएगा, है ना। तो 24,400 इज माई COGS। तो मैं ये कह सकता हूँ सर COGS प्लस परचेस प्लस ओपनिंग, मतलब ये टोटल स्टॉक आ गया ना, टोटल, है ना। तो चलिए, तो अभी हमने यहाँ पे COGS निकालना सीख लिया। ये हमने बात करी पीरियोडिक। सर परपेक्चुअल में आप बोलते हो डेली स्टॉक मेंटेन करना है, चलो डेली स्टॉक मेंटेन करते हैं सर, डेली में भी वही आना चाहिए, क्या लगता है वही आएगा अलग आएगा? वही आएगा सर, सेम आएगा सर, कर लिए। सेम आएगा। ओपनिंग स्टॉक सर, ओपनिंग स्टॉक 1000 रुपीज़ पड़ा हुआ था, कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से। ये डेट लिख ले रहा हूँ, 1 जनवरी, ये लिख ली सर। 10 के हिसाब से यहाँ बना रहे हैं परचेज का कॉलम, और यहाँ बना रहे सेल का कॉलम, और यहाँ बना रहे क्लोजिंग। अब देखो इतना डिटेल समझना पड़ता है, क्योंकि MCQ में आपको इतना डिटेल थोड़ी समझाएंगे वो। मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि क्या टीचर कोई दिमाग में चीज़ लिखे बैठा है, वो स्किप हो जाए, अब आप सोचो तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि मेरे को कहाँ क्या बोलना था। इसीलिए मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप है ना पेशेंस के साथ डाउट पूछो, मना नहीं करूँगा मैं। परचेस, अब हमने यहाँ पे 1000 के साथ में परचेस कितना लिखें, तो यहाँ तो परचेस थी नहीं सर, तो ये क्लोजिंग स्टॉक इस दिन तो यही हो गया 10,000 रुपये। अब हम अगली डेट पे आए, तो अगली डेट हमने कौन सी ली थी? 5 जनवरी ली थी आई गेस, 5 जनवरी को परचेस किया, तो 05 को परचेस। तो सर परचेस किस डेट पे किया था, किस रेट पे किया था? 1500 इंटू 12, तो यहाँ लिखना है सर 1500 इंटू 12। तो अब हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे स्टॉक 2 प्रकार के हो गए सर, एक तो हो गया 1000 यूनिट और एक हो गई हमारे पास 1500 यूनिट। तो 1000 यूनिट का तो 10,000 था वैल्यूशन, और इसका कितना हो गया 1500 इंटू 12, तो ये हो गया सर 28,000। इस दिन 28,000। MCQ में आपसे वो 5 ऐसा बड़ा क्वेश्चन देखिए, 5 तारीख का स्टॉक पूछ लेंगे, कभी 10 तारीख का पूछ लेंगे, कभी 7 तारीख का पूछ लेंगे, तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ कर लिया। अब फिर आए हम सेल वाली डेट, तो सेल वाली डेट हमने 28 जनवरी ली थी। तो सर सेल वाली डेट पे हम आते हैं, तो सेल कितना किया हमने? 2500 किया ना, कितना किया था? 2200। चलिए 2200 यूनिट को, तो अब 2200 में फीफो क्या बोलता है कि पुराना माल पहले बेचो। तो सर पुराना माल पहले बेचना, तो 1000 कितना बेचेंगे? मैं आपकी चेक करना पंजाबी का 1000 किसके हिसाब से बेचा होगा? 10 के हिसाब से। और 1200 किसके हिसाब से बेचा होगा? 12 के हिसाब से। तो ये जो आएगा 1000 इंटू 10 प्लस 1200 इंटू 12, इसको क्या बोलते हो आप? अब आप सोचो, एग्जामिनर ने आपसे किसी दिन बीच की डेट पे COGS पूछ ली होती तो आप कितने कंफ्यूज हो सकते। इसीलिए स्टॉक रजिस्टर बनाया। अब क्लोजिंग स्टॉक देखें कितना बचेगा यहाँ पे। सर ये वाली तो पूरी चलेगी, इसमें से कितना बच गया? 300। तो 300 है ना, 300 कितने के हिसाब से बचा है? 12 के हिसाब से बचा है ना। तो 3600 का स्टॉक बचा। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। चलिए सर 31 जनवरी को फिर खरीद लेते हैं। इकतीस जनवरी को सर फिर खरीद लिए, वो लग गया ना।
तो सर कितने में कौन सी यूनिट खरीदी थी हमने? 2500 खरीदी थी ना, कितने के हिसाब से खरीदी थी? 15 15 है ना। तो अब हमारे पास सर स्टॉक कौन सा बच गया? 2500 इंटू 15, तो ये बचा हुआ है प्लस 3600 वो बचा हुआ है, यहाँ इंटू आएगा ना, ये इंटू 4100 आप देख लो। तो इसका मतलब सर फीफो में चाहे आप परपेचुअल मेंटेन करें या पीरियोडिकल मेंटेन करें, स्टॉक की वैल्यू वही आएगी। लेकिन पर लाइफों में, अच्छा कोई स्टूडेंट इस पूरे एग्जाम्पल को देखने के बाद ये बता सकता है कि सर ऐसा क्यों हुआ? सर दोनों ही सिचुएशन में आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही फॉलो कर रहे हो ना। अगर आप परपेचुअल भी लगा रहे हो तो रियल टाइम बेसिस पे आपका पहला फर्स्ट ही बिका है और उसके बाद जो रिमेनिंग बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग तो नहीं, इंक्रीजिंग के कारण नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न कि हमने लीफो में क्या माना कि हमने लीफो में हमने पर यहाँ पर हमने जब पीरियोडिकल में लिया ना तो परचेस, देखो यहाँ पे सेल पहले कर दी थी परचेस के, तो ये स्टॉक तो हमारे पास आया ही नहीं था, तो इसको तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते थे लीफो में। तो लीफो की मेथड में आपको परपेचुअल और पीरियोडिक में रिजल्ट डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन फीफो मेथड में चाहे आप परपेचुअल फाइंड आउट करें या पीरियोडिकल फाइंड आउट करें, रिजल्ट वुड बी दी सेम। ये इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। तो आपसे कई बार एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाएगा परपेचुअल और पीरियोडिकल, तब आपको मेरा ये पूरी शीट, इतने बड़े कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे वो, लेकिन वो आपसे एमसीक्यू में छोटे छोटे आप तो करके देख चुके कितने टेक्निकल पॉइंट्स आपसे पूछते। तो यहाँ पर आपको एनालिटिकल स्किल, तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने फीफो लीफो में पीरियोडिकल वर्सेस परपेचुअल को भी समझा और हमने इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर भी सीखा। प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट, लेकिन वो बीसी सेक्शन में ट्रीट किया जाता है। ये सेक्शन को हम बीसी सेक्शन में भी थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। अब किसी के मन में कोई इतना जो पढ़ा उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। तो यहाँ हम अब एक COGS का फॉर्मूला भी सीख ले। तो COGS के हमने 2 फॉर्मूले सीखे। COGS निकालने के 2 फॉर्मूले, तो एक फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है आपका COGS, और एक आपका क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस एंडिंग। बस यहाँ पे सेल्स वर्ड लिखना गलत होगा, क्योंकि बेटा सेल्स में तो प्रॉफिट भी शामिल होता है। तो सेल्स की जगह क्या लिखो? क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो जो आएगा ओपनिंग प्लस परचेस माइनस इज इक्वल टू COGS। तो कई बार आपको जीपी देख के कंफ्यूज किया जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू COGS। अब कई बार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पूछ लिया जाता है। हाँ, किसी ने डाउट पूछा है, मैं पॉज कर लेता हूँ। कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू, अभी आपने पूछा सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करेंगे, इस बात का आंसर अभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, पूरी कॉस्ट शीट को डिस्कस करेंगे। उसमें हम ओपनिंग स्टॉक, WIP, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, लेकिन वो हमारा सेकंड सेगमेंट में आता है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ और बता दें, परचेस इंक्लूड परचेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऑल्सो। अब आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पूछ लिया, तो अगर परचेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपने ब्रोकरेज दी, तो ब्रोकरेज कोई खर्चा नहीं है, वो पार्ट परचेस का ही है, तो उसको परचेस में ही जोड़ देंगे। तो डायरेक्टली परचेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को परचेस में जोड़ दिया जाता है। लाइक इनवर्ड, आपने कैरेज इनवर्ड दिया है तो उसको परचेस की कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं। लेकिन इस पूरे लेक्चर को मैं एक अगले लेक्चर में लूँगा, जिसमें मैं आपको पूरी कॉस्ट शीट का एनालिसिस समझाऊंगा। इस चैप्टर में आपको कॉस्ट शीट का भी एनालिसिस, आज तो हमने बहुत टेक्निकल पार्ट को डिस्कस किया। अभी हम एक और चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि सर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS। तो हम ये भी तो कह सकते हैं सर COGS प्लस GP इज इक्वल टू सेल्स। बस यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास सेल्स 5000 दी है
और मेरा जीपी अगर दिया है 20% ऑन कॉस्ट, तो मुझे बताइए मेरा COGS कितना होगा। अपना अपना कैलकुलेटिंग करना और मुझे बताना है। मैं देखना चाहता हूं कि सबको ये बात पता है कि नहीं। अंजलि, आपको समझ में आया सब कि नहीं आज का लेक्चर? सर मुझे समझ तो आया है। ये आपने बोला नहीं ना आज पूरे लेक्चर में सारे 4166 ये किसने आंसर दिया? आशिम। मेरे क्वेश्चन 4167 यही है 4167 यही आ रहा है। हाँ जी राइट सर, यही है सर। चलिए तो एक बार छोटा समझ लेते, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स मानते हैं ना सर, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में समझ लेते हैं हम सर। सर क्वेश्चन में हमको कॉस्ट नहीं गिवन है तो उसको x मान लें, प्रॉफिट हमको 20% ऑन कॉस्ट दिया तो 0.2x मान लें 55 का इज इक्वल टू 5000। तो सर ये हो गया 1.2x इज इक्वल टू 5000 और सर x इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 1.20। बस यही हमारी क्या होगी? कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट माइनस सेल्स कर देते हैं तो सीधे आ जाता प्रॉफिट। ये हमारा आ गया प्रॉफिट। तो इसका मतलब सर कि अगर हम यहाँ पे 416 के ऊपर 20% लगाए तो 5% 5 चला जाएगा। यस सो ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने कुछ टेक्निकल चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। हाँ नितेश पूछो बेटा। ये मेरे को तरीका अच्छा लगता है, प्रोफेशनल तरीका आपने हैंड रेस किया। मतलब हमने सब्सटेंशियल इन्वेंटरी में लीफो और फीफो को समझा है और इन्वेंटरी वैल्यूएशन काफ़ी बड़े लेवल का चैप्टर है। तो अभी हमने पूरे टेक्निकल पार्ट को समझ लिया। अब कल के लेक्चर में हम इसकी ऑफिशियली यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम COGS को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने आज ही समझ लिया है। परपेचुअल पीरियडिक की केवल थ्योरी पढ़ लेंगे, अब उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अब हम नहीं देंगे। चलिए तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। जो कल तो हमारी क्लास जो हमारा टाइमिंग है उसमें हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। फ्राइडे 7:30 हमारा लेक्चर। हाँ वो आपका ऑडिट का लेक्चर और जो यूजुअल टाइम पे जो हमारे लेक्चर हैं फ्राइडे और सैटरडे वो आपका लेक्चर उस दिन होने वाला है।